हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। चलिए अपनी आज की इस वीडियो में हम मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में मांग का नियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मांग का नियम और मांग की लोच में बेसिक अंतर क्या है वो मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जो आपका मांग का नियम था वो केवल इतना ही बताता है कि प्राइस अगर किसी वस्तु का बढ़ रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है, और किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन हमें मांग के नियम से केवल ये पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से आपकी डिमांड पे कितना परसेंट इफेक्ट पड़ रहा है। ये फाइंड आउट करने के लिए मांग की लोच की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए मैं जो लिखा हुआ है वो भी रीड कर देती हूँ आपके लिए। मांग का नियम बताता है कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। ये नियम कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन की दिशा तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मांग में कितना परिवर्तन होता है। इस प्रकार मांग का नियम एक गुणात्मक कथन होता है, परिमाणात्मक नहीं। दैट मीन्स ये एक केवल कथन है, इसके द्वारा हम माप नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते कि कितना चेंज हो रहा है। उसके लिए आप मांग की लोच का यूज करते हैं। ठीक है, मांग में कितना परिवर्तन होगा यह मांग की लोच मापती है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे है, लोच द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जब दो संबंधित अस्थिर तत्व, अस्थिर दैट मीन्स प्राइस है, डिमांड है, ये चेंज होते रहते हैं, तो एक तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे तत्व के प्रतिशत परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, लोच की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले ना प्रोफेसर मार्शल ने किया था, तो इसीलिए, और इन्होंने ना कीमत यानी प्राइस को लेके ये मांग की लोच इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने कीमत के परिवर्तन के संदर्भ में ये अवधारणा दी थी, इसीलिए ये जो मांग की लोच है इसको कीमत लोच भी कहा जाता है। ठीक है, मीनिंग आपको क्लियर हो गया बेसिक। चलिए इसको डिफाइन कैसे किया है वो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोफेसर मार्शल ने इसको डिफाइन किया, बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है या कम, तथा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी होती है या कम। दैट मीन्स कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, ये मांग की लोच बताता है। एक और राइटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। आई होप मीनिंग और डेफिनेशन आपको एकदम से क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम मांग की लोच की विभिन्न अवधारणाएं यानी वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं। मांग की लोच के प्रकार, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप ये भी इसको बोल सकते हो। आपको ध्यान होगा हमने काइंड ऑफ डिमांड अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें भी था कि एक तो कीमत लोच होती है, आय लोच होती है, आड़ी लोच होती है, ये पढ़े थे ना हमने टाइप्स। उसी प्रकार के ही कुछ इसके टाइप्स हैं, मांग की लोच के टाइप्स भी उसी से बिल्कुल सिमिलर ही हैं। तो पहला टाइप है हमारा मांग की कीमत लोच। अब कीमत दैट मीन्स प्राइस से इफेक्ट हो रहा होगा, और लोच से ही समझ जाइए भाई, यहाँ पर अब हम वैल्यूएशन करने वाले हैं, यानी फाइंड आउट करने वाले हैं कि कितना चेंज होने से डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस के कितना चेंज होने से डिमांड पे कितना चेंज होगा। तो उनके बीच में एक रेशो निकालेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यह किसी वस्तु की कीमत में दिए हुए प्रतिशत परिवर्तन और उसकी मांग मात्रा में हुए प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होती है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज ऑफ ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है तो ईपी आप यूज करोगे सिंबल, और डिमांड में चेंज होगा तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन में कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। इंग्लिश में देख लीजिए, ईपी इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अभी प्रोपोर्शनेट चेंज है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मांग में परिवर्तन दैट मीन्स पहले और बाद वाली मांग का चेंज। अगर आप पहले वाली मांग को Q1 लिखो और दूसरी मांग को Q2 लिखो तो Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपॉन में हमेशा आता है आपका जो पहला वाला प्राइस होगा वो, तो अपॉन में Q1, ये हो गया आपका आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन। अपॉन में प्राइस में परिवर्तन, तो भाई P1 एंड
P2 का डिफरेंस अपॉन में पुराना वाला प्राइस आप लोगे, तो ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला है, देखो कितने टाइप से आप इसको लिख सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो, डेल Q अपॉन Q डिवाइडेड बाई डेल P अपॉन में P। अब ये जो है ना, ये साइन आपका चेंज का साइन है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे चेंज इन प्राइस। चेंज से मतलब Q1 माइनस Q2, यहाँ पे चेंज से मतलब P1 माइनस P2, यानी बाद वाला प्राइस और पहले वाले प्राइस में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अपॉन में पुराना वाला ही आता है, पुरानी वाली क्वांटिटी एंड पुराना वाला आपका प्राइस, ओके। तो और दूसरा, इसको आप ये जो अपॉन में करके लिखा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, लेकिन एक्चुअली में ना जो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके लिए कुछ इस टाइप का सिंबल आपको यूज़ किया जाता है। ये आपका नेगेटिव साइन नहीं है, ये थोड़ा इस तरह से तिरछा सा साइन होता है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये बताता है कि आपको ना यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी के जो साइन है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है, या उसका हमने डायग्राम भी सीखा था, प्राइस और क्वांटिटी रिलेशन, वो इन्वर्स ही होता है, नेगेटिव ही होता है। तो वो नेगेटिव होता ही है, तो आपको साइन ध्यान में रखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका Q1 एंड Q2 जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता भी है, मान लो यहाँ 1000 का अमाउंट है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 1000 एंड 1500, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव, आप नेगेटिव साइन लगाओगे ना। बेसिकली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो बड़ी वाली अमाउंट होती है उसके साथ वाला साइन चलता है, बट यहाँ पे आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस यानी कि 500 शो करोगे विदाउट एनी साइन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मांग की आय लोच। अब देखो आय दैट मीन्स यहाँ पे इनकम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे कीमत यानी कि प्राइस की बात हो रही थी, तो यहाँ पे प्राइस आया था अपॉन में, और दोनों ही कंडीशन में अब यहाँ डिमांड पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो ऊपर आपका वही रहेगा, ऊपर आप मांग की में ही अनुपातिक परिवर्तन लोगे, यानी कि डिमांड ही आएगा, लेकिन नीचे बेस में आपके फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द आपकी ये सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आय लोच पूछ रहे हैं, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या लिखा हुआ है मैं रीड कर देती हूँ। यदि कीमत तथा अन्य कारक तत्व समान रहें तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन होने को मांग की आय लोच कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए तो इसका भी देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। बिकॉज ऑफ ये आपकी क्या है, आय लोच यानी इनकम, तो हम इलास्टिसिटी के साथ में आई सिंबल यूज़ करेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपका इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए वाई को यूज़ करते हैं, तो आप वाई सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आगे इसका फॉर्मूला, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ऊपर तो डिमांड ही आएगी, नीचे अब देखो कीमत की जगह यहाँ पे आय है, इनकम है, तो यहाँ पे आय हो गया, ठीक है। इंग्लिश में प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन में प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। ये आपको समझ में आ गया। प्रोपोर्शनेट चेंज होता क्या है, क्वांटिटी का डिफरेंस अपॉन में पुराना वाला क्वांटिटी, एंड यहाँ इनकम का डिफरेंस एंड अपॉन में पुराना वाला इनकम। इनकम की जगह आप आई की जगह वाई सिंबल भी यूज कर सकते हो, मैं दोबारा बता रही हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे आपका साइन जो है नेगेटिव ही है, तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि प्राइस इलास्टिसिटी में आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन इग्नोर करना होता है, लेकिन बाकी किसी भी डिमांड यानी कि आय लोच पूछे, आड़ी लोच पूछे, या कोई और लोच पूछे, आगे हम डिस्कस करेंगे कोई और कौन सी, वहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल नेगेटिव साइन देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच। आड़ी लोच आपने जब हमने टाइप पढ़ा था तो उसमें क्या था कि एक वस्तु के तो प्राइस में चेंज होने से दूसरे वस्तु की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, उस वस्तु की बात नहीं हो रही है, दूसरे वस्तु की डिमांड पे, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक या स्थानापन्न होती हैं, यानी रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है, तो उनमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी परिवर्तित हो जाती है, तो यही आपकी मांग की आड़ी लोच कहलाती है। इसको कैसे, अब देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पे डिमांड की बात हो रही है, कैसी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसके लिए आप सी सिंबल यूज करोगे क्रॉस के लिए, एंड इलास्टिसिटी का ई आ जाएगा, इक्वल टू
एक्स, यानी एक वस्तु को एक्स नाम दे दिया, दूसरी वस्तु को वाई नाम दे दिया, तो एक्स वस्तु की ऊपर डिमांड ही आना है भाई, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड अपॉन में एक्स कॉमोडिटी का पहला वाला प्राइस, लेकिन यहाँ पे देखिए वाई प्रोडक्ट की आप प्राइस लोगे, चेंज इन प्राइस अपॉन में पुराना वाला प्राइस। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है ये वाला, इससे भी कर सकते हो। आगे हम इन सारी जो टाइप्स हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका मांग की विज्ञापन लोच। अब विज्ञापन लोच क्या है, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आजकल एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत इफ़ेक्ट करने लगी है प्रोडक्ट की डिमांड को। और कोई भी कंपनी ना वो ये जानना चाहती है कि मैं अपनी कौन से प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करूं और मैं एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करूं, कितना मुझे करना चाहिए, और कितना खर्चा करने से मेरी जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसमें कितना % तक चेंज मुझे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वो आपकी मांग की विज्ञापन लोच का यूज़ करती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो देख लेते हैं। विज्ञापन व्यय में परिवर्तन का वस्तु की मांग अथवा बिक्री, मांग यानी कि आप डायरेक्ट सेल से आप उसको रिलेट कर सकते हो, जो प्रभाव पड़ता है उसे मांग की विज्ञापन लोच कहते हैं। इससे विज्ञापन पर व्यय की जाने वाली राशि और वस्तु की मांग की मात्रा के संबंध को स्पष्ट किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट पे कितना एक्सपेंस करो और उससे आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट हो, ये रिलेशन है। तो फॉर्मूला क्या बना, इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए ए सिंबल आएगा, सेल्स में % चेंज या अनुपातिक परिवर्तन, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, अपॉन में आपका एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंस में कितना चेंज है। फॉर्मूला क्या बना, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 अपॉन A1। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद उसके टाइप्स आपको क्लियर हो गया है एक एक विद फॉर्मूला। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो आपकी लोच होती हैं, कीमत लोच, आय लोच, इनकी डिग्रीज भी होती हैं। लाइक पूर्णतः लोचदार किस कंडीशन में होगा, लोचदार कब होगा, बेलोचदार कब होगा, ये भी एक अलग टाइप के इसके टाइप्स हैं जिनको हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और फिर डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।